रामनाथ कोविंद दोपहर करीब 1 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और जहां पर उनके स्वागत के लिए राज्यपाल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रथम महिला सविता कोविंद के उत्तराखंड आगमन पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और राज्य की प्रथम महिला गुरमीत कौर ने राजभवन में उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आर राजेश कुमार समेत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी भी उपस्थित रहे। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति रविवार को हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन की ओर से चंडी पुल के पास आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 27 मार्च को हरिद्वार दौरा है। हरिद्वार के चंडीघाट स्थित सामाजिक संस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा आयोजित रजत जयंती समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संरक्षक भी हैं। संस्था के 25 साल पूरे होने के मौके पर रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इससे पहले साल 2017 में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार आ चुके हैं। 27 मार्च को राष्ट्रपति के आगमन की प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं को परखा। इसके साथ जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी तैयारियां चाक चौबंद है। ये महामहिम राष्ट्रपति जी का 27 तारीख को यहाँ आने का कार्यक्रम है दिव्य प्रेम सेवा मिशन में, और उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। आज उसी सिलसिले में हम और हमारे एसएसपी साहब और पूरी हमारी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम आई थी। हम लोगों उनके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जहाँ पर कार्यक्रम होना है सारे रूट को और सारी व्यवस्थाओं को हमने देखा है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनके बारे में यहाँ के आयोजकों को और अपने अधिकारियों को बता दिया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि यह यात्रा सकुशल संपन्न होगी। जो परसों राष्ट्रपति महोदय का जो आगमन है उसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ट्रैफिक जिस रास्ते से फ्लीट गुजरेगा उस पर तात्कालिक तौर पर बंद कराया जाएगा। टोटल वहाँ पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए बंद रहेगा। बाकी यहाँ पर जो कार्यक्रम है इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने देख ली हैं। एएसएल टीम हमारे साथ चल रही है और हम लोग जो लास्ट में कुछ अगर थोड़ा बहुत कोई कहीं कमी बची हुई है तो उसको हम ठीक करवा लें। धामी सरकार का वर्तमान विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च से शुरू होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा सत्र 29 से 31 मार्च तक चलेगा। इसकी शुरुआत मंगलवार 29 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी और इसमें 30 मार्च को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जबकि 31 मार्च को बजट पारित किया जाएगा। राज्य का पूर्ण बजट जुलाई महीने में प्रस्तावित है। मालूम हो, पहले सत्र का आयोजन 28 मार्च से प्रस्तावित था और 27 को आपको बता दें 27 मार्च को हरिद्वार में राष्ट्रपति आ रहे हैं और इसी की वजह से राष्ट्रपति के कार्यक्रम की वजह से इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। कोटद्वार सीट से बीजेपी विधायक रितु खंडूरी को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। रितु खंडूरी प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। विधानसभा के अंदर निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान सीएम धामी समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य महिलाओं की देन है और उत्तराखंड को पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष मिली है, जिसमें राज्य की महिलाओं और युवाओं को खासा उम्मीदें हैं। गौरवपूर्ण क्षण मेरे लिए तो है ही, उत्तराखंड के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है कि आज 5वीं विधानसभा उत्तराखंड में यहाँ विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक महिला को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। महिलाओं का ही नहीं, उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। 22 साल का है उत्तराखंड, नौजवान है उत्तराखंड, छोटा सा एक प्रदेश है उत्तराखंड और शायद बहुत ही पुराने प्रदेशों के लिए और बड़े प्रदेशों के लिए हम प्रेरणा स्रोत आज बनते हैं। हमारे राज्य में मातृशक्ति का योगदान हमेशा से रहा है और उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो या उत्तराखंड राज्य के अन्य क्रियाकलाप हो, सब में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन पहली महिला स्पीकर के रूप में
आज रितु भूषण खंडूरी जी निर्वाचित हुई हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मातृशक्ति, नौजवान शक्ति और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में सभी को आए हुए हमारे निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं उनको भी सबको एक मौका मिलेगा, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है और इस संबंध में धामी कैबिनेट ने कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद विपक्ष ने कैबिनेट के इस फैसले का विरोध किया है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार इस ओर कार्य करने के बजाय सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रही है। देहरादून की पहली की देश के अंदर केंद्र सरकार ने एक नई परंपरा प्रारंभ की, जिसके तहत स्मार्ट सिटी, अमृत सिटी और सांसदों द्वारा गोद लिए गांव के प्रति। देहरादून स्मार्ट सिटी है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो देहरादून की पहली खूबसूरती थी को भी बदनुमा दाग में बदलने का काम किया है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि स्मार्ट सिटी में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हर वर्ष कोई ना कोई पुरस्कार मिल जाता जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर मिलता है। 750 रुपये, 750 करोड़। अभी आप बहुत जल्दबाजी में हो, तो हम इस विषय को सदन में भी उठाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की नई सरकार गठन के बाद अब विभागों में तबादलों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पहले शिक्षा विभाग और अब पुलिस विभाग में फेरबदल देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज राज्य के पुलिस इंटेलिजेंस प्रभारी पद में फेरबदल किया है। शासनादेश के मुताबिक पुलिस मुख्यालय में कार्मिक आईजी पद पर तैनात आईपीएस एपी अंशुमान को महानिरीक्षक अभिसूचना सुरक्षा पद पर ट्रांसफर कर नई तैनाती दी गई है। इससे पहले वर्तमान में पुलिस विभाग के वरिष्ठ आईपीएस एडीजी संजय गुंजियाल इंटेलिजेंस मुखिया का कार्यभार देख रहे थे। दरअसल आईपीएस संजय गुंजियाल के बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति पर जाने के चलते उत्तराखंड इंटेलिजेंस प्रभारी का पद खाली हुआ था, जिसके चलते आईजी एपी अंशुमान को इंटेलिजेंस का नया मुखिया नियुक्त किया गया है। अट्ठाईस मार्च से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 19 अप्रैल तक चलेंगी और इस बार इन परीक्षाओं में करीब 2.5 लाख परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। तो इन परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने प्रदेश भर में 1333 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें 191 संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। सोमवार से शुरू होने वाली ये परीक्षाएं अब इस बार 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। 10वीं की परीक्षाएं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और 12वीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगी। इसके लिए परिषद ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार 28 मार्च से शुरू हो रही हैं, जो कि 19 अप्रैल तक चलेंगी। लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी हमारे शामिल हो रहे हैं। 2 पालियों में परीक्षा है और हमने 1333 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिसमें 191 परीक्षा केंद्र हमारे संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं और 18 केंद्र अति संवेदनशील हैं। प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार को 28 मार्च से शुरू होने जा रही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इस बार छात्र छात्राओं की संख्या में भारी कमी दर्ज हुई है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार 3043 परीक्षार्थियों की संख्या घटी है। साल 2021 की बोर्ड परीक्षा में 20,660 परीक्षार्थी रजिस्टर हुए थे, जबकि इस बार ये संख्या घटकर 17,617 पहुंच गई है। परीक्षा केंद्रों की संख्या भी इस बार घटी है। साल 2021 में जहां 129 परीक्षा केंद्र थे, वहीं 2022 में जिले में 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा जो हमारी अभी होगी वो 28 मार्च से और 19 अप्रैल तक चलेगी। इसमें वर्ष 2020-21 में जो पंजीकृत बच्चे थे वो हैं 20,660 और इस बार जो है
21-22 में जो पंजीकृत बच्चे हैं वो 17,690 हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां भारत चीन सीमा से लगे जादुंग और नीलांग गांवों को दोबारा बसाने के लिए संयुक्त सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे की मांग लंबे समय से भोटिया जाट समुदाय के लोग कर रहे थे और इसी के साथ विस्थापित ग्रामीणों के लिए जमीन को चयनित कर व्यावसायिक गतिविधियों की जो संभावनाएं हैं वो भी तलाशी जाएंगी। इस सर्वे में विस्थापित ग्रामीणों के साथ सेना, आईटीबीपी और संबंधित विभागीय अधिकारी शामिल होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान विस्थापित जादुंग और नेलांग गांव को दोबारा बसाने के लिए बैठक बुलाई थी। इस दौरान डीएम ने ग्रामीणों को आवश्यक सहयोग देने का आश्वासन दिया। डीएम ने कहा कि 28-29 मार्च को जादुंग और अप्रैल में नीलांग गांव का संयुक्त सर्वे किया जाएगा। बैठक में सीडीओ गौरव कुमार गंगोत्री नेशनल पार्क के उप निदेशक रंगनाथ पांडे, एसपी प्रदीप राय, सेनानी 35वीं वाहिनी अशोक बिस्ट, सेना के मेजर भारत यादव, मेजर हसन खान और अन्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीब और अस्वस्थ लोगों को सहायता राशि के चेक नगर अध्यक्ष सीमा सरकार के निवास पर वितरित किया गया और इस दौरान क्षेत्र की महिलाओं और बुजुर्गों ने अपना चेक लेने के बाद सीमा सरकार और बीजेपी सरकार को धन्यवाद दिया है। इस दौरान गदरपुर तहसील के नायाब नाजीर मोहम्मद उमर ने कहा है कि ये चेक मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जा रहे हैं। वहीं सीमा सरकार ने कहा कि अस्वस्थ, गरीब, शादी योग्य लड़की के परिवार के लोगों को सहायता राशि के चेक दिए गए ताकि उनकी थोड़ी आर्थिक मदद हो सके। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार देहरादून के द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित धनराशि का वितरण किया जा रहा है। ये राहत कोष की धनराशि है, बीमारी के लिए, शादी के लिए आदि जो शोषण वर्ग के वो लोग होते हैं उन्हें पैसे दिया जाता है चीफ मिनिस्टर साहब द्वारा। ये राहत कोष से ये चेक वितरण किए जा रहा है मुख्यमंत्री के राहत से। जो गरीब लोगों का बेटी का शादी होते हैं और जो बीमार होते हैं उन लोगों के लिए ये चेक बांटे जा रहे हैं तहसील द्वारा। हल्द्वानी के काठ गोदाम में आपको बता दें कि कलसिया पुल की लाइन बंद होने और जाम की आशंका के चलते पुलिस ने रूट डायवर्जन जारी किया है। आपको बताते चले कि पहाड़ की ओर जाने वाले वाहन कालाढूंगी के रास्ते से जाएंगे, तो जबकि पहाड़ से आने वाले वाहन काठ गोदाम के रास्ते ही हल्द्वानी जाएंगे। वहीं नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट और हल्द्वानी के सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि बरेली रोड से जाने वाले सभी वाहन मोती नगर से जयपुर बीसा होते हुए कालाढूंगी से नैनीताल और अल्मोड़ा की ओर जाएंगे। आपको बता दें कि मंडी के वाहनों को कलसिया पुल से जाने के लिए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक छूट मिलेगी। कलसिया पुल पे जो आपका एक ब्रिज का निर्माण कार्य अभी होना है उसको ध्यान में रखते हुए रूट डाइवर्जन का प्लान लागू किया गया है। इसमें रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक हैवी ट्रैफिक चलेगा पहाड़ की ओर जो जाता है। इसके अतिरिक्त जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं, जब कंजेशन बढ़ेगा तो जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट की गाड़ियां हैं उनको वाया कालाडूंगी डाइवर्ट किया जा रहा है। जो लोकल गाड़ियां हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो सुचारू रूप से चलाया जाएगा। वहीं रुद्रपुर में अलग अलग जगहों पर हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चोरों से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। सीओ अभय कुमार ने बताया कि अनिल कुमार और मुकेश कुमार के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज चेक किए और इसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर सभी को ब्लॉक रोड से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरों से सोने चांदी के जेवरात और सिक्कों को भी बरामद किया है। 2022 खेड़ा में अनिल कुमार की तारीख में एक घर में चोरी का मुकदमा क्राइम नंबर 155/22 380 457 में पंजीकृत किया गया था। इसी तरीके से कल दिनांक 25 मार्च 2022 को मुकेश कुमार की तारीख में एक क्राइम नंबर 189 380 457 रामपुरा में पंजीकृत हुआ। हमारी लगातार चोरी की बढ़ती घटनाओं के संबंध में एसएसपी महोदय द्वारा इंस्पेक्टर रुद्रपुर के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम के द्वारा एसओजी सीआईओ मदद से सीसीटीवी वगैरह
3 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिसमें एक बाल अपचारी है। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग के मुख्य पड़ाव विकास नगर में यात्रियों की सुविधा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए वाटर कूलर और प्याऊ भी लंबे समय से यहां खराब पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आम नागरिकों को यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों का आरोप है कि जानकारी के बावजूद नगर पालिका इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि जल्द ही वाटर कूलर और प्याऊ को ठीक करवाकर व्यवस्था जो है वो सुधारी जाएगी। के द्वारा ही मुझे ज्ञात हुआ है, और जो भी है उसको हम दिखवा लेते हैं, और जिसमें कनेक्शन वगैरह नहीं है उनको ठीक करा देते हैं। बाकी जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, साफ़ सफाई तो हमारी चल ही रही है रेगुलर। बाकी अगर कहीं कमी होगी तो उसको भी ठीक करा देंगे। के द्वारा ही मुझे ज्ञात हुआ है, और जो भी है उसको हम दिखवा लेते हैं, और जिसमें कनेक्शन वगैरह नहीं है उनको ठीक करा देते हैं। बाकी जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, साफ़ सफाई तो हमारी चल ही रही है रेगुलर। बाकी अगर कहीं कमी होगी तो उसको भी ठीक करा देंगे। रामनगर में गन्ने के खेत में गुलदार के 2 शावक मिले, जिनकी उम्र 15 से 20 दिन बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि तीसरे शावक को लेकर मादा गुलदार कहीं और चली गई और वहीं वन विभाग ने दोनों शावकों को वहां से रेस्क्यू किया। शावकों का कॉर्बेट के वरिष्ठ वन्य जीव चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शावक को बर्न इंजरी है और जिसका इलाज अभी किया जा रहा है। ये कल शाम को हमारे पास सूचना आई कि 2 तेंदुए के बच्चे आम पोखरा रेंज में मिले हैं, तो हमारी टीम और आम पोखरा रेंज की टीम उसे रेस्क्यू करके यहाँ पे लाई है, जिसमें से कि एक बच्चा जो है उसको बर्न इंजरी है, थोड़ा जला है वो, और उसका ट्रीटमेंट जारी है, और दूसरा बच्चे की भी हालत थोड़ी गंभीर है, तो उसका कल रात से ही इलाज जारी है, और साथ में हम लोग उससे फीड वगैरह भी करा रहे हैं। और कल रात में देर रात उसे रीयूनियन कराने की कोशिश करी गई थी, लेकिन माँ 3 बच्चे थे, माँ एक बच्चे को तो ले गई है, लेकिन 2 बच्चों को अभी नहीं ले गई है। वहीं कोविड काल के बाद पहली बार पौड़ी शहर में ग्रीष्मोत्सव की धूम देखने को मिलेगी। 7 दिवसीय मेले में स्थानीय शिक्षण संस्थाएं स्थानीय कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ ही स्टार नाइट का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें नामी कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे और जिसको लेकर नगर पालिका परिषद पौड़ी की एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई है। पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड की बैठक में इसके अलावा निर्णय लिया गया है कि पौड़ी की पहचान फुटबॉल का राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से 8 टीमें हिस्सा लेंगी। उत्तराखंड में आपको बता दें कि उत्तराखंड से 4 टीमों को प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। मार्ग से एक लाइन बिछ रही है। जी, आज नगर पालिका बोर्ड बैठक में मेरे द्वारा एक तो जल संस्थान के एक्शन साहब के साथ ये चर्चा की गई कि जो मेरे वार्ड संख्या 1 में पौराणिक स्रोत हैं उन पे जो है जल संरक्षण के लिए टैंक बनाए जाएं, क्योंकि ये पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो कुछ लोगों को वहाँ से राहत मिलेगी। और नंबर 2 बात, ये जो चोरी की वारदात बराबर हो रही है मेरे वार्ड में, अभी 2 स्कूटी चोरी हो गई थी, तो इसके लिए भी मैंने अध्यक्ष जी से भी बात रखी है कि CCTV कैमरे जो है चौराहे पे लगाए जाए, ताकि ये पता चल जाए कि किसके द्वारा ये चोरियां हो रही हैं। आज बोर्ड बैठक में मैंने स्वयं प्रस्ताव रखा कि एक जिप लाइन, जो कि मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की सबसे लंबी जिप लाइन होगी, कम से कम 1000-1200 मीटर, जो कि हमारा कंडोलिया राशि फील्ड के पीछे एक सुसाइड पॉइंट है, और एक जो टेका मार्ग पर हमने व्यू पॉइंट बनाया है वहाँ तक, इसमें हम वन पंचायत की परमिशन लेंगे और उसके बाद ये काम स्टार्ट होगा। एक टूरिज्म की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होगी। दूसरा, हमारा जो ग्रीष्मोत्सव 3 साल से नहीं हो पाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रीष्मोत्सव में गर्मियों में सारे जो हमारे प्रवासी लोग हैं वो भी आते हैं और हमारे पौड़ी के नगर वालों की छुट्टी भी रहती है, तो इसमें राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता जो पूर्व में हुआ करती थी वो भी होगी, और 2 दिन हमारा लोकल क्लब और शिक्षण संस्थाएं जुड़ेंगी, और 5 दिन हम जो है पूरे देश से जो है कल्चरल प्रोग्राम की टीम को बनाएंगे। ऊखीमठ के दशजूला क्षेत्र के ग्रामीणों की आराध्य देवी भगवती चंडिका 92 साल बाद आयोजित दिवारा यात्रा पर निकली हैं। इससे इलाके का वातावरण भक्तिमय बन गया है और इन दिनों भगवती चंडिका तल्ला नागपुर के अलग अलग गांवों का भ्रमण कर श्रद्धालुओं की कुशल क्षेम
पूछ रही हैं और इस दौरान लोग फूलों से देवी का स्वागत कर रहे हैं। रैडी गांव में चिपको आंदोलन की 48वीं वर्षगांठ का आयोजन धूमधाम के साथ पूरा हुआ। नीति माड़ा गौरा देवी पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास समिति द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चिपको के दौरान गौरा देवी के साथ अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को भी आयोजन समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर US रावत, कुलपति गुरुराम राय विश्वविद्यालय थे और चिपको की भूमि रैडी गांव में 48वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन से पहले रैडी गांव में गौरा देवी की मूर्ति को विस्थापित किया गया। पिछले साल आई आपदा के दौरान गौरा देवी की मूर्ति को तहसील परिसर में रखा गया था, लेकिन अब ग्रामीणों के द्वारा गांव में ही गौरा देवी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। पहले यहाँ पर जब बरसात शुरू हुई थी तो गौरा देवी का जहाँ पर ये इसमें जो ये मूर्ति थी वहाँ पर जमीन धंस गया था और प्रशासन ने वहाँ से उठा के इसे तहसील जोशीमठ में अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके बाद से आज 8 महीने बाद कल गांव वाले प्रशासन से मिले और अपने सहयोग से उससे उन्होंने मूर्ति को प्रशासन से लेके और यहाँ अपने गांव रेणी में वापस स्थापित किया है। और आज सुबह इनका जो कार्यक्रम हुआ वो कार्यक्रम सुबह इन्होंने सबसे पहले हवन किया, पूजा किया और मूर्ति का अभिषेक किया। उसके बाद मुख्य अतिथि जो हमारे US रावत जी आए हैं कुलपति जी, तो उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया और उसके बाद ये 48वां वर्षगांठ के रूप में जो ये आप देख रहे हैं इतनी बड़ी भव्य जो ये आयोजन किया जा रहा है ये शुरू किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कृषि विभाग द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के तहत किसान मेला, गोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी हमारे उत्कृष्ट कृषक हैं जिन्होंने किसी भी तरह के नवाचार किए हैं उन्हें उदाहरण के रूप में आगे लाना है। उन्होंने कहा कि बहुत ऐसे कृषक हैं जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, किसी कारणवश उनको तकनीकी स्किल और उपकरण नहीं मिल पाते हैं। हम उन तक पहुंचकर उन्हें खेती की नई तकनीक और प्रशिक्षण देना चाहते हैं। विकासखंड घाट जिन्हें जड़ी बूटी में उसके माध्यम से चले गए हैं, तो हमारे अन्य कृषकों से भी अनुरोध है क्योंकि तो गोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था चमोली में, जहां कार्यक्रम में डीएम भी मौजूद रहे और इसके साथ ही उत्कृष्ट किसानों को आगे लाना होगा, ये डीएम की तरफ से कहा गया। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कृषि विभाग द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के तहत किसान मेला, गोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी हमारे उत्कृष्ट कृषक हैं जिन्होंने किसी भी तरह के नवाचार किए हैं उन्हें उदाहरण के रूप में आगे लाना है।